नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे आज यहां पर सोने की, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग अब भी जारी है। ऑफ कोर्स ट्रंप इलेक्शन के बाद, यानी कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से हमने लगातार यहां पर गिरावट आते हुए देखी है और नवंबर का महीना पिछले 14 महीनों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहां पर सोने के लिए रहा, जहां पर 3% की गिरावट हमने नवंबर के महीने में आते हुए देखी। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, यहाँ पर भी दबाव है और $70 के आसपास किस तरफ यहाँ पर ब्रेंट में देखने को मिले हैं। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर भी लगातार मुनाफा वसूली नवंबर के महीने में देखी है और नवंबर का महीना ऐसा रहा जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नजर आया। लेकिन एक चीज जहां पर अच्छी खासी तेजी है वो है पाम तेल, और यहां पर प्राइसेस फिर से मल्टी ईयर हाइज की तरफ हैं। 5,000 रिंगिट के ऊपर किस तरह हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर आगे किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। सोने से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि नवंबर का महीना बहुत बेहतरीन नहीं गया और जिस तरह के क्यूज हैं थोड़े से ऑन द प्रेशरिंग साइड ही हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब से ट्रंप आए हैं, अगर उस दिन से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें तो प्राइसेस में लगातार गिरावट है। और जो ट्रंप स्टेटमेंट्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज को लेकर, ऑफ कोर्स कोई ऐसी ऑल्टरनेट करेंसी नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन ज़रूर हैं। छोटे मोटे ट्रेड्स यहाँ वहाँ कई कंट्रीज़ के साथ हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है जिससे कहा जाए कि ब्रिक्स कंट्रीज एक्चुअली किसी ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ जा रही हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट क्लियरली उन चीज़ों को भी यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्लैटन कर देती हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, नेचुरली उनकी आदत है ट्रम्प की, वो करते हैं और वो ट्वीट पूरे मार्केट को डिस्टर्ब करता है। और गोल्ड का मार्केट भी ऐसे ही हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा, कोई नई ब्रिक्स करेंसी की बात ही नहीं है अभी तक। तो जो ब्रिक्स इज नॉट प्रॉपरली रीशेपिंग ऑल्सो द प्रीशियस मेटल ट्रेड, उसके लिए तो बहुत काम करने की जरूरत है। यूनिफाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, ब्रिक्स के गोल्ड रिजर्व चाहिए, एक कॉमन कंट्री चाहिए जहां से ये सीमलेस ट्रांसफर हो सके। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। ब्रिक्स करेंसी की तो बात अभी तक बहुत दूर है। तो उसी की वजह से आज हमने गोल्ड पर दबाव देखा। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि यूएस जो है वो भी इंपोर्ट की इकोनॉमी पर टिका हुआ है। यूएस का चाइना से इंपोर्ट लगभग $3 ट्रिलियन का है। और दूसरी बहुत सारी कंट्री से भी वो इंपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप चाइना का इंपोर्ट देखें तो चाइना भी लगभग $2.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट करती है। तो कोई भी कंट्री ये कह दे कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे और अगर आपने ऐसा किया, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक धमकी भरा स्टेटमेंट ही माना जाए। और मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसका एक इफेक्ट होगा। थोड़ा सा डर के लोग गोल्ड बेचेंगे। मुझे $2,605 पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आता है। लेकिन अगर उसके नीचे गोल्ड जाता है और $2,524 के नीचे अगर गोल्ड जाता है कोई भी कंडीशन में, तो वहां से हम $150-200 की और मंदी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2605 पे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। सुरेंद्र जी, अगर आपके सारे नंबर्स यहाँ पर लिए जाएं, 2605 पहला, 2524 दूसरा, और अगर वो भी टूटता है तो आपने कहा $100-150 और भी गिर सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये समझ के चलें कि $2,400 तक के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन एनी केस बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। यदि $2,524 के नीचे जाता है तो $2,430 तक गोल्ड नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल हमें ट्रम्प के ऑफिस को रिज्यूम करने की राह देखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रेसिडेंट के आने से उनकी बैलेंस शीट की साइज नहीं बदली होने वाली। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो मोर देन 125% है। वहां पर जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनका डेट $1,08,000 के ऊपर पहुंच गया है। कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो 200% तक जा सकता है। उनकी बैलेंस शीट साइज कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और यदि वो टैरिफ लगाते हैं तो पूरा एक केओस होगा इंटरनेशनल ट्रेड में। और यदि मार्केट में डिस्ट्रप्शन और केओस होता है तो गोल्ड को बहुत मजबूती मिलती है। टेम्पररी जरूर उसमें सेटबैक। सुरेंद्र जी, दूसरी चीज़ यहाँ पर हॉलमार्किंग को लेकर है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और 9 कैरेट की गोल्ड के यहाँ पर ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की बात भी यहाँ पर की जा रही है। उस नोटिफिकेशन का इंतजार है। चांदी के बारे में हम बात भी कर रहे थे यहाँ पर पिछले हफ्ते। कितना फ़र्क असर पड़ेगा इसका 9 कैरेट गोल्ड का, और क्या बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी मार्केट है, क्या इम्पैक्ट होगा?
देखिए उसकी मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यदि आप बहुत छोटे छोटे से एरिया में जाएंगे, यदि आप एमपी के आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे या छत्तीसगढ़ के कुछ इंटीरियर एरिया में जाएंगे, तो वहां पर जो ज्वेलर हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अपने कस्टमर को हम कितना कैरेट का सोना बेच रहे हैं। वो सोना लगभग 9 कैरेट, 12 कैरेट, 18 कैरेट इसी प्रकार का होता है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग, कई ज्वेलर वहां पर बोर्ड लगा के रखते हैं कि सोना 4,000 रुपए, 4,500 रुपए। तो ये संभव ही नहीं है। इसका साफ साफ मतलब है कि वो इम्प्योरिटी 9 कैरेट और 12 कैरेट या 18 कैरेट का सोना बेच रहे हैं। तो इस चीज को रेगुलराइज करने के लिए हमने सरकार से रिकमेंड किया है कि आप 9 कैरेट पे भी हॉलमार्किंग कर दीजिए। कम से कम जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वो कितने कैरेट का माल खरीद रहे हैं। और आप क्या सुन रहे हैं एज वाई इब्जा सुरेंद्र जी की कब तक हम सिल्वर नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देख सकें? अप्रूवल्स आ चुका है, बाजार में थोड़ी सी असमंजस जरूर है, लोगों को वैल्यू चेन में भी लगता है कि पता नहीं कैसे, कितना ग्रेस पीरियड कन्वर्जन के हिसाब से दिया जाएगा, काफी सारे सवाल हैं, लेकिन क्या हम कुछ सुन रहे हैं कि किस डेट तक ही आता हुआ नजर आएगा? आप सिल्वर की बात कर रहे हैं जी। देखिए सिल्वर नोटिफिकेशन जो है वो भी जल्दी आएगा, लेकिन पहले मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूं, सिल्वर में मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं आ रही है। सबसे पहले वॉलेंटरी हॉलमार्किंग है सिल्वर की, उसमें HUID आएगा। जैसे गोल्ड में HUID नंबर है, हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आएगा, सिल्वर में भी आएगा। और सिल्वर में जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि क्या उसे 100 ग्राम के ऊपर लाया जाए, उसमें जो यूटेंसिल्स है, जो मूर्तियां होती हैं, जो फर्नीचर्स होते हैं, उस पर किस तरह से हॉलमार्किंग होगा, क्योंकि उन्हें उठाकर तो वो इतने बल्कि होते हैं, उन्हें उठाकर हॉलमार्किंग एजेंसी के पास नहीं ले जाया जा सकता। तो क्या उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोई प्रोविजन होगा? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शुरुआत होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिल्वर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो कस्टमर इज द की, कस्टमर को प्योर सिल्वर मिले, ये हमारा उद्देश्य है। और स्लोली एंड स्टडी मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 सालों के अंदर सिल्वर भी पूरा मैंडेटरी हो जाएगा। उसके लिए BIS को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, और ज्वेलर यदि पहले से अलर्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कस्टमर को इससे जरूर फायदा होने वाला। वेल एब्सोल्युटली सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और वो दो अहम चीज़ों पर हमारे को डिस्कस भी करने के लिए। एक तो ऑफकोर्स सोने की तरफ से जहां पर ब्रिक्स के बारे में हमने आपको क्लैरिटी दी है, लेकिन दूसरी तरफ हॉलमार्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय बाजारों में बाइंग सीजन है और जिस तरह से सोने और चांदी में हमने मूवमेंट आते हुए देखी है, ऑब्वियसली लोग यहाँ पर नॉन फिजिकल गोल्ड तो लेते ही हैं इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिजिकल में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है और वो हॉलमार्किंग ऑफकोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट एज अ मुद्दा रहेगा देखने के लिए। बात अब प्राइसेस की कर लेते हैं कुणाल। ऑफकोर्स सुरेंद्र जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आपके लिए ऑलरेडी सेट कर दिया है, डेट टू रेशियो की बात यहां पर करके उसी को ऊपर लेके जाते हैं। और आप कैसे देखते हैं अब यूएस का रिएक्शन, प्राइस मूवमेंट यहां से? वेल, इन अ लॉन्गर रन मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा, ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग व्हिच कैन एवर हैपन टू द गोल्ड मार्केट, दैट आई बिलीव। सो इन अ शॉर्ट टर्म हम लोग ये जो ट्रम्प साहब जो स्पीच दे रहे हैं, सबको डरा धमका रहे हैं कि बॉस किसी ने भी अगर गोल्ड बैक करेंसी किया तो मैं 100% टैरिफ डाल दूंगा, ये सब जो है ये इनकी स्टाइल है, द वे ही हैज डन दिस बिफोर। सी आगे जाके एक चीज समझिए, अगर वो टैरिफ लगाते हैं या अगर वो इमिग्रेंट्स को बेचते हैं बाहर, तो ये सबको चलते हुए इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है अगर तो। और जो सुरेंद्र जी ने जो कहा, वही यूएस का कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं है, डेट अलार्मिंग पेस पे बढ़ती जा रही है। उनकी बैलेंस शीट 9 ट्रिलियन से घट के 7 ट्रिलियन हुई है, उसके बावजूद भी डेट लगातार बढ़ रही है। सो आगे जाके यूएस को एट सम पॉइंट दे विल हैव टू कट एग्रेसिवली इन ऑर्डर टू रियली उनका जो बॉन्ड सर्विस करना है, बॉन्ड को इंटरेस्ट देना है, वो सब करने के लिए। सो ये सब पॉजिटिव रहने वाला है। और ऐसा जो वो बोल रहे हैं वो भूल से भी उन्होंने कर दिया तो गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। ये स्टेटमेंट के कारण अभी जो गोल्ड नीचे आ रहा है, मेरे हिसाब से 2 वजह है। एक, जैसे इजराइल और हमास लेबनान के बीच में हमने देखा एक सीज फायर हुई, जेलेंस्की की ओर से भी स्टेटमेंट आया है, वो पीस सीज फायर करने के लिए वो कंटिन्यूअस एम्फेसिस दिखा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम थोड़ा गोल्ड में कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रम्प की वजह से सबको लगता है कि ब्रिक्स नेशन गोल्ड लेना बंद कर देंगे। नो, आई डोंट थिंक सो। हमारा जो गोल्ड लेने का रीजन ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी डेट है,
तो वो डेट से बचने के लिए कभी वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो गोल्ड तो सब लेने ही वाला है। और कोई फोर्सफुली यूएस के बॉन्ड नहीं बाई करने वाला है। कोई डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा नहीं कहा है कि आप गोल्ड मत लो और हमारे बॉन्ड ही लो, ऐसा बोला होता तो डिफरेंट चीज थी। उन्होंने कहा है कि गोल्ड बैक करेंसी नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब चीज से ये सब चीज से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड की मार्केट में। ये दिसंबर महीना है, पूरा पूरा साल गोल्ड में तेजी हुआ है, $2620-2600 तक आ सकता है गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। बट रिमेंबर 2025, 26, 27 3 साल मैं बोल रहा हूं ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपन टू गोल्ड मार्केट। चलिए आपकी बात मान लेते हैं यहाँ पर, यानी कि मुनाफा वसूली दिसंबर। इन एनी केस दिसंबर एक ऐसा महीना है जहां पर आपको पहले ही अपनी बुक्स क्लोज करके वेकेशन पे चले जाना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ होता है, ट्रेड अनवाइंडिंग्स होती हैं, बुक क्लोजर्स होते हैं, असेसमेंट ऑफ रीएलोकेशंस अगले साल के लिए, वो भी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती हैं। तो दैट पॉइंट इज वेल टेकन। आप मेटल्स कैसे देखोगे यहाँ से, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और अभी तो ट्रंप का आना एक्चुअली बाकी है, तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तो और भी वॉलेटाइल शायद होने वाला है मेटल्स के लिए। अब अगर किसी को दिसंबर के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, पोजीशंस बनानी है, तो क्या करें? तो मैं बोल रहा हूँ मेटल्स भी मुझे इतने ही तेज लग रहा है। नेक्स्ट ईयर विल बी द ईयर ऑफ मेटल्स। ओके, ये साल जो भी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, चाइना स्लोडाउन, ये सब जो नैरेटिव चला है वो एक जगह पे है। आगे जाके करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, यूएस की करेंसी डीवैल्यू होने वाली है, ये समझ के चलिए। और चाइना ने खुला अपना इंटेंशन दिखा दिया है। जो चाइना ने एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो उनका रिबेट था वो टैक्स कट कर दिया है, उसका मतलब है उनको ग्लोबल मार्केट में मेटल में स्क्वीज लानी है, शॉर्टेजेस लानी है, और डोमेस्टिक मार्केट में जो भी ग्लट होगा वो वहां की स्टेट एजेंसीज बाय कर लेगी। तो ये 1 महीने का टाइम है आपके पास, मेटल धीरे 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 अक्यूमुलेट करना चाहिए, बहुत बड़ा पैसा बनेगा मेटल में। ऑलराइट, सो अगर 2025 को अगर डिफाइन ही करना है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि 2025 मेटल्स वाला साल है, तो आपको लगता है बेस मेटल्स ही लेना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए? 2025 एज पर यू कौन सी कमोडिटी बहुत चलेगी? मुझे याद है 2024 में आपने कहा था कि सोना चांदी लेना चाहिए, चांदी तो पक्के से ऊपर जाएगी, चांदी ने अपने वो टारगेट्स भी अचीव किए, उसके बाद ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन यहां से 2025 कैसे डिफाइन करोगे? एकदम शॉर्ट एंड स्ट्रेट सिल्वर लेना चाहिए, नंबर 1। सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा गोइंग फॉरवर्ड 2025 के लिए। और मेटल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम लेने चाहिए। ये तीनों कमोडिटी, गोल्ड $3000 होगा, सिल्वर धीरे धीरे $37-38 होगा, और कॉपर की बात करेंगे फिर से कॉपर 10, $10,500, $11,000। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 275, 280 ऐसे सब लेवल्स आने वाले हैं। कमोडिटी में तूफान तेजी आ गए 2025 में। Trump is the best thing which is going to happen to the bullion market, and overall commodity में चाइना और ट्रम्प की ये जो लड़ाई चलेगी उसमें मेटल्स को भी फायदा होने वाला है। चलिए, ओके, सो क्लियरली ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग टू हैपन, एंड कुणाल क्लियरली इन फेवर ऑफ दैट। और जो भी वो यहाँ पर कह रहे हैं शायद ये बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज है। कुणाल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को हमारे समक्ष यहाँ पर रखने के लिए भी। तो 2025 में कुणाल के हिसाब से चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। यहाँ पर भी जोरदार मूवमेंट है, क्या है इनके रीजंस और क्या करना चाहिए आपको बताएंगे। हमारे साथ सनवन ग्रुप के संदीप बजोरिया है। संदीप जी नमस्कार। और नवंबर के महीने में तो अच्छी खासी तेजी थी ही, लेकिन दिसंबर की शुरुआत भी यहाँ पर पाम तेल के लिए अच्छी खासी बढ़त के साथ हुई है। इस साल की अगर बात करें तो 35% के गेन्स हमने पाम में आते हुए देखे हैं। 5000 के लेवल्स यहाँ पर वापस हैं। पिछली बार जब 5000 के ऊपर गया था तो बाजार को लग रहा था कि टॉप बन चुका है, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई, लेकिन डिप्स पे खरीदारी वापस है। निशा जी, बेसिकली 2 चीजें वापस हो गई है। मार्केट थोड़ा नीचे आया था $100, $1310-20 क्रूड पाम ऑयल का भाव गया था, वो 1220 पे आया था, लेकिन वो 1220 का वापस 1270-80 हो चुका है, क्योंकि मलेशिया ने दिसंबर में एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी जो होती है वो $62 बढ़ा दी है नवंबर के ऊपर में। तो वो उससे वो $60 का मार्केट में एडिशनल वो आ गया प्राइस में। और दूसरी बात है कि जो 1 जनवरी से वो B40 की जो बात कर रहे इंडोनेशिया वाले, उसमें भी उन्होंने कुछ मूवमेंट और शुरू की है, तो वो भी एक आइडिया दे रहा है कि ये सीरियस लग रहे हैं 1 जनवरी से उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये दोनों चीजें प्लस पाम में प्रोडक्शन का तो प्रॉब्लम है ही। ये साल जो हर साल 3 से 4 मिलियन मलेशिया इंडोनेशिया मिला के प्रोडक्शन बढ़ता था, वो ये साल 1 से 1.5 मिलियन कम हो रहा है।
तो 5 मिलियन का फर्क पड़ रहा है, वो बहुत बड़ा फर्क है। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि फंडामेंटली प्रोडक्शन डाउन है, उसके बाद में टैक्सेस लेवी बढ़ रही है, उसके बाद में वो फ्यूल में यूज करने के लिए परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की बन रही है कि पाम इज मोर ऑफ अ बिकमिंग लाइक अ ऑलिव ऑयल, सो आई वुड से इट इज कॉल्ड एज पाम ऑलिव ऑयल। एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट ऑलिव ऑयल। लेकिन संदीप जी, क्या 5,000 एक नया नॉर्म है? प्राइसेस यहाँ से अब कितने ऊपर जा सकते हैं, गिवन ये जो आपने 2-3 चीजें हमें गिनवाई हैं? देखिए, कीमतों में मैंने पहले भी कह चुका हूं कि B41 जनवरी से पक्का भी आ गया और इम्प्लीमेंटेशन पूरा शुरू हो गया, तो ये 5500 तक जा सकती है मार्केट। ओके। और यदि B40 कोई ना कोई कारण से यदि पूरा उतना नहीं आए या 3 या 6 महीने यदि पोस्टपोन हो गया, तो डाउन साइड में ये मार्केट का 4500 का है। तो 4500 से 5500 का रेंज है, और अभी एकदम करीबन आप समझ के चलिए बीच में मार्केट खड़ा है 5000 के पास में। सो बस मार्केट वेट कर रहा है, दोनों साइड 500 पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है, एंड मोर लाइकली अपसाइड का मूवमेंट होगा। आप समझ के चलिए ये पोजीशन लग रही है जिस तरह से पाम में स्ट्रेंथ बनी हुई है। एंड इंडिया में अब क्या हो गया कि इंडिया में पाम का इंपोर्ट डिस्पैरिटी में आ चुका है, $30 से $50 की डिस्पैरिटी हमारे प्रोसेसर्स को यहाँ है पाम में। और ऊपर से आप देख रही हैं क्रूड पाम ऑयल से पामोलिन ऑयल जो फिनिश प्रोडक्ट है वो $40 वो सस्ता बेच रहे हैं। उसका मेन कारण है कि जो लेवी ड्यूटी का स्ट्रक्चर दिसंबर में इंडोनेशिया से निकला है, उसमें जो क्रूड पाम ऑयल का जो लेवी ड्यूटी है और जो पामोलिन की लेवी ड्यूटी है, तो क्रूड ऑयल की $80 ऊंचा है। तो मतलब वो 80 में से $40 हमें सस्ता बेच दे और $40 उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ $40 सस्ता बेच रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया की पाम बेस्ड रिफाइनरी है, उनकी तो हालत बहुत टाइट है, ऐसे भी चल रही है, पाम महंगा है, ऊपर से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो $40 सस्ता आ रहा है। तो इसके लिए पाम की रिफाइनिंग हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया। अब जो रिफाइनर्स है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, मुझे लग रहा है जिस तरह से ओरिजिन में माल की शॉर्टेज बन रही है और वो फ्यूल में ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो पाम की एडिशनल कैपेसिटी इस कंट्री में लगना नहीं चाहिए, पाम रिफाइनिंग की। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और एग्जिस्टिंग में भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन और फर्दर बढ़ेगा, ये जरूरी है। पर जहां तक सोयाबीन ऑयल का सवाल है, हमारे लिए बड़ी रिलीफ है। ये साल वर्ल्ड में सोयाबीन का क्रॉप बहुत अच्छा है, अमेरिका का अच्छा है, साउथ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना का भी क्रॉप अच्छा है। तो देखते हुए सोयाबीन ऑयल आज पाम से आज दिसंबर शिपमेंट का सीपीओ का भाव ले लेंगे जो $1280 है, और सोयाबीन ऑयल आप दिसंबर शिपमेंट का ले लेंगे जो $1135 है। $145 से $150 सोयाबीन ऑयल हमें पाम से सस्ता मिल रहा है। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली संदीप जी आपसे सनफ्लावर की बात भी करने वाली थी, क्योंकि अगर मैं YTD के ग्राफिक्स देखती हूँ अभी तक के, तो पाम 35% अप है। सनफ्लावर ऑयल इस साल में अगर ग्लोबल फ्यूचर्स की बात की जाए तो वहां पर 60% की तेजी है। सोयाबीन जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स अच्छी खासी फसल है, इस साल 24% की गिरावट भी है, लेकिन जो डिस्ट्रप्शन या जो डिस्पैरिटी या जो पुश हमने सनफ्लावर की तरफ से आता हुआ अभी देखा, जो एक बहुत बड़ा प्रीमियम ऑयल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? सनफ्लावर में मनीषा जी ऊपर में $1300 तक भाव हो गया था, वो अभी थोड़ा नीचे आके 1220-25 के आसपास आ गया है। तो सनफ्लावर में थोड़ा रिएक्शन आया है, एंड सनफ्लावर लेकिन ये लेवल पे स्टेबल हो रहा है। 1200-1220 का सनफ्लावर का बॉटम समझिए, और अपसाइड 1300-1320 का सनफ्लावर का तेल का समझ के चलिए। तो ये सनफ्लावर में हमें लग रहा है। तो बेसिकली हमें इंडिया के लिए हमारे लिए फॉरेन का जो तेल है वो सब में इंपॉर्टेंट तेल हो गया अभी सोयाबीन ऑयल। एंड सोयाबीन ऑयल हमें कंटिन्यूस फ्लो मिल रहा है, इंडिया सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा रहा है। हर महीने हम जो सोयाबीन ऑयल में इंपोर्ट करते थे क्वांटिटी, उससे हमने डेटा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने पाम की क्वांटिटी कम कर दी है। तो वो रिप्लेस हो रहा है, पाम का शेयर जो है सोयाबीन में जा रहा है। दूसरी बात, अभी मेरे पास जस्ट फ्रेश हमारी कंपनी सनविंड ने डेटा निकाला है, नवंबर में जो इम्पोर्ट हुआ है, नवंबर में हमने 8.25 लाख टन पाम इम्पोर्ट किया है अपने यहाँ। सनफ्लावर हमने इम्पोर्ट किया है 3,55,000 टन, और सोयाबीन इंपोर्ट किया हमने 3,40,000 टन। तो करीबन 15,15,000 का इंपोर्ट नवंबर में हुआ है अपने देश में। तो ये हिसाब से, पर दिसंबर का जहां तक सवाल है, तो ये 8.25 लाख का पाम जो है दिसंबर में आ जाएगा 5.25 पे। और आपका ये जो सोयाबीन जो अभी आया है 340, वो दिसंबर में करीबन 3.25-4 आ जाएगा। और जो सनफ्लावर आया है 360, वो दिसंबर में करीबन 3.5 के आसपास रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम पाम का इंपोर्ट कम कर रहे हैं और सॉफ्ट मतलब सोयाबीन ऑयल मेनली का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं।
एब्सोल्युटली। और जहाँ तक नंबर्स की बात है, जैसे आपने कहा, कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर सन में आती हुई ज़रूर नजर आई है, लेकिन जहाँ तक पाम की बात है, यहाँ पर हायर रेंजेस अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं। तेज़ी हमने यहाँ पर कुछ बहुत निचले स्तरों से सोया में भी आते हुए देखी। संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम नंबर्स, डिटेल्स, एनालिसिस और ऑफ कोर्स प्रोजेक्शंस हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ हमारे पास इतना ही समय है इस कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।